तो इस एमसीक्यू में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बने हैं, एंगल की बने हुए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम फाइंड करनी चाहिए। तो इसके लिए यही फार्मूला है ना कि काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। और काइनेटिक एनर्जी समिट जो है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम के बराबर है ना, तो इन्होंने ये मांगा है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वुड बी लेस देन दिस। तो ये यहाँ पर आप पुट कर लेना, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो कि ई के बराबर उन्होंने गिवन है ना, दी है। और कोस थीटा क्या है? एंगल है 30 डिग्री, और एन कोस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0.866। तो इसका हमने स्क्वायर लेना है, सही। तो 0.866 स्क्वायर ई। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये आ गई ना। तो अब ऑप्शन में देखें ना, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम बराबर है 0.866 के, तो ये तो नहीं, ये सही है। काइनेटिक एनर्जी अब ये जो है ना यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये आ गई ना 0.866 स्क्वायर ई। तो ये आया काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0.866 ई से ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर देखें ना 0.866 का स्क्वायर लिया जा रहा है। तो इसका ये है ना कि 0.866 मल्टीप्लाइड विद 0.866 ई। तो यहाँ पर हम 0.866 को 0.866 से के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 0.866 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 से कम है। और जब भी हम किसी नंबर x के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि 1 से लेस हो, तो ये x की वैल्यू मज़ीद कम हो जाती है, सही। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वुड बी लेस देन 0.866 ई, सही। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को एट समिट पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं। तो फॉर दैट हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन क्या थी? हाफ एम वी आई स्क्वायर। और वी किसके बराबर है? वी आई का स्क्वायर। तो ये है हाफ एम वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर, सही। वी आई का फार्मूला हमने ये पढ़ा ना कि वी आई इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले ले तो ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर। तो ये आ गया। तो ये तो प्रोजेक्शन पर ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, सही। और समिट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है तो ये है ना, वो होती है हाफ एम वी, काइनेटिक एनर्जी एट समिट बराबर होती है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, सही। क्योंकि समिट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है सिर्फ वी एक्स की वजह से, वी आई नहीं है, वी वाई नहीं है, सही। अच्छा, तो और ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ना, तो इससे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन इज इक्वल टू हाफ एम वी आई, यहाँ पर वी आई पुट कर ले जाए, सही, एक्स स्क्वायर प्लस इसको वी वाई के साथ हाफ एम वी आई वाई स्क्वायर। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, और समिट पॉइंट पर ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाफ एम वी आई एक्स स्क्वायर दोनों में है। तो समिट पॉइंट पर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये डिफिशिएंट है, सही। तो अब ये कहाँ पर चली गई, सही। प्रोजेक्शन पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी ये थी, इसमें ये भी थी, इन दोनों के एड अब से ये काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन है ना। और काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट सिर्फ हाफ एम वी आई एक्स स्क्वायर है, तो ये नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, सही। तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट क्या एट समिट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह से करें कि काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती है ना, according to law of conservation of energy, it would be equal to potential energy gained, and this is the potential energy at summit point and is equal to half m v I y square. So this is the potential energy at summit point. So this is the potential energy at summit point. And हम इस तरह करते हैं ना, अब काइनेटिक एनर्जी एट समिट और पोटेंशियल एट समिट इन दोनों का रेशो लेते हैं, और सही। तो काइनेटिक एनर्जी एट समिट रेशो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट, पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर और काइनेटिक को नीचे लिखते हैं, सही। पोटेंशियल एट समिट रेशो काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाफ एम वी आई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी आई एक्स स्क्वायर
और इनमें अगर हम पुट कर लेना है वी आई वाई बराबर है वी आई साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा हाफ एम दोनों साइड से कट हो जाएगा, सही है बस। और इसकी जगह मैं पुट करता हूँ वी आई वाई की जगह वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वी आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वी आई एक्स की जगह, सही। तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे और ये रह जाएगा। और साइन रेशो कोस बराबर है टेंजेंट थीटा के। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो है कि पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट रेशो काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला याद रखिए, सही, कि द रेशो ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट थीटा, टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर है। तो इस फार्मूले से आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर आपको गिवन हो ना, और अगर आपको वी आई वाई गिवन हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ना एट समिट पॉइंट पर, ये फार्मूला सही। पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट ये, या काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आपसे पूछी हो, या पोटेंशियल एनर्जी गेन, तो इन सब का बस ये हाफ एम वी आई वाई स्क्वायर, वी आई वाई की जगह पर फिर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, सही। तो ये आ गया, इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक दूसरा जो पॉइंट है ना वो है कि द रेशो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, या द रेशो ऑफ वेलोसिटी एट समिट पॉइंट एंड वेलोसिटी एट प्रोजेक्शन। तो इसका फार्मूला हमने नहीं लिखा है ना, तो इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी एट समिट पॉइंट जो कि क्या होती है वी एक्स रेशो, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनका होगा कोस थीटा। द रेशो ऑफ द मिनिमम वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं वी मिनिमम रेशो वी मैक्सिमम, और वी एट समिट रेशो वी एट प्रोजेक्शन, तो ये बराबर होगा कोस थीटा के, सही। तो हमने यहाँ पर कुछ फार्मूले पढ़े ना, कि पहला तो ये आ गया ना कि द रेशो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू कोस थीटा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि द रेशो ऑफ मोमेंटम मिनिमम एंड मैक्सिमम मोमेंटम वो किसके बराबर था, वो भी कोस थीटा, सही है। फिर द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रेशो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो ये बराबर था किसके, कोस स्क्वायर थीटा की, सही है। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी एट समिट रेशो काइनेटिक एट समिट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको याद रखना है, यहाँ पर कोस थीटा है मोमेंटम और वेलोसिटी में, काइनेटिक एनर्जी में कोस स्क्वायर थीटा है, और जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रेशो है ना तो वो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये डिस्कशन हो गई। अब इसके बाद हम जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है और रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इट इज़ आल्सो कॉल्ड समिट हाइट। तो ये किसे कहते हैं, इट इज़ summit height or maximum height. It is the maximum vertical distance covered by the projectile from the plane of projection during its complete journey. For example, एक projectile है ना, यहाँ से हमने लॉन्च किया और इस तरह गया, इस तरह वापस इस तरह गया। तो इस पूरी जर्नी के दौरान यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या समिट हाइट कहते हैं। तो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्टेंस ने कहाँ पर ट्रेवल किया, तो ये है, सही, ये वाला, इसको हम समिट हाइट कहते हैं। यहाँ पर भी ये हाइट है, यहाँ पर ये हाइट, तो ये देखिए हाइट कंटिन्यूस इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है जो इस पूरी जर्नी के दौरान इसने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या समिट हाइट कहते हैं। तो इसके लिए हम अब इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हाइट के लिए है एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये इक्वेशन है, बस सिंपल। तो इस इक्वेशन की मदद से आप हाइट फाइंड करेंगे किसी प्रोजेक्टाइल के लिए। इफ़ यू आर गिवन द इनिशियल वेलोसिटी, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो आपको पता होगी, सही। अगर किसी और प्लेनेट पर है तो फिर आपने उसी का जी लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मून पर उन्होंने दिया है तो यहाँ पर इस इक्वेशन से देखें ना, और इस तरह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी आई साइन स्क्वायर थीटा जो है ना ये है वी आई वाई के बराबर है, सही है, वी आई, तो वी आई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये इक्वेशन भी आ गया, सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो हाइट है ना प्रोजेक्टाइल का, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी आई स्क्वायर, सही, एंड h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर, h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, and h is inversely proportional to g।
सही। और या इसको हम इस तरह के h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई वाई स्क्वेयर। तो इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ डबल्ड height will increase 4 times. ठीक है। If the y component of velocity gets double, the height will increase by 4 times. If the gravitational acceleration is doubled, height will become half. सही है। तो इस तरह। और फिर मून पर जो g है ना, इट इज़ इक्वल टू, वो 6 टाइम लेस है देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ। तो यहाँ वहाँ पर जो हाइट होगा ना, वो 6 टाइम ज़्यादा होगा। तो अगर हम लिखते रेशो ऑफ दिस height at moon and height at earth for a same projectile, तो it will be equal to HGE divided by GM। और फिर जी और जी एम का रेशो अगर लेते हैं ना, तो जी एम जी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ जी एम। सही। जो हमारे अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, वो मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 6 गुना ज़्यादा है। तो ये हमने लिखा, तो ये दोनों कैंसिल। तो हाइट एट मून विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ हाइट एट अर्थ। सही है। मून पर सेम प्रोजेक्टाइल, अगर एक ही प्रोजेक्टाइल होना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखें, और हमने प्रोजेक्टाइल को अर्थ पर भी लॉन्च किया, मून पर भी, तो मून पर वो 6 टाइम ज़्यादा हाइट ट्रेवल करेगा। तो ये तो सिंपली से जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो गया, यानी फोर्स इस प्रोजेक्टाइल पर कम एग्जिट होगा ना, अर्थ उस पर फोर्स जो एग्जिट कर रहा है वो कम होगा, तो इट विल ट्रेवल अ बिगर लार्जर हाइट से, तो इसका हाइट ज़्यादा होगा उतना ही। तो एच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी एन एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर। और इस तरह एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अगर एंगल डबल हो गया, जिस तरह भी होगा ना, तो आपने फिर इस तरह यहाँ पर पुट करना है। सही हो, फिर फाइन करना है। और अगर हम इसको रेशोज़ में लिखते हैं ना, तो H1 रेशो H2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2। सही। तो यहाँ पर ये हाइट के लिए आ गए क्वेश्चंस। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ना कि इस एंगल और हाइट के दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखिए, जिस तरह जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये होगा कि एज द एंगल इंक्रीज द हाइट विल आल्सो इंक्रीज। तो ये याद रखें कि जिस तरह एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होता होगा, तो हाइट भी उसी तरह इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन हाइट इंक्रीज होगा एंगल के बढ़ाने से, लेकिन कम नहीं होगा। चाहिए अगर आपको दो एंगल्स गिवन हो ना, कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द हाइट विल बी मैक्सिमम। सही। आपको 40 डिग्री गिवन हो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो बस डायरेक्टली इस 60 डिग्री पर हाइट ज़्यादा होगा। सही। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट, what is time of flight? It is the time taken by the projectile to complete its journey. सही। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक आने में जितना टाइम प्रोजेक्टाइल लेता है ना, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आ गया, तो जितने वक्त में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसका इक्वेशन क्या है? तो टी इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और वी आई साइन थीटा वी आई वाई के बराबर है, तो टी इज इक्वल टू 2 VI/Y/G। सही है। तो ये क्वेश्चन आ गए। तो अब हम यहाँ पर, तो टाइम किस पर डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा एंड जी। तो और यह है, तो इनके लिए भी क्वेश्चन आ जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई और वी आई वाई। सही। दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर ये इस तरह टाइम इज फ्लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सही है। हमने हाइट में पढ़ा ना कि हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर के साथ, यानी अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो हाइट 4 टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी डबल हो गई तो टाइम भी डबल हो जाएगा। सही। अगर जी डबल हो गई तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, और इस तरह हाइट भी हाफ हो जाएगा। एंड टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ना कि जिस तरह एंगल इंक्रीज होता है, इफ़ द एंगल इंक्रीज, टाइम ऑफ फ्लाइट विल आल्सो इंक्रीज। सही। इट विल नॉट डिक्रीज। लेकिन रेंज में फिर इस तरह नहीं है कि अगर हम एंगल को इंक्रीज़ करें तो रेंज बढ़ेगा, इसके लिए हम पढ़ेंगे। सही है। फिर उसके दाखिल में, अच्छा, तो ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा हम लेते हैं ना कि प्रोजेक्टाइल ये समिट पॉइंट पर तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है ना। सही। तो ये बराबर होगा इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के बराबर होगा ना, क्योंकि हाफ टाइम में यहाँ पर पहुंच गया, फिर हाफ टाइम में यहाँ पर। तो इसको हम, तो इसका क्या इक्वेशन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू, जो ये टाइम है ना, टी डैश टाइम टेकन टू रीच द समिट पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये है 2 a sin थीटा बाई जी
तो ये टू कट, तो टी डैश यानी द टाइम टेकन टू रीच द समिट पॉइंट इक्वल टू वी आई साइन थीटा बाई जी और वी आई बाई जी. सही. So the ratio of initial velocity and gravitational acceleration will be equal to the time taken by the projectile to reach the summit point. तो ये इक्वेशन आ गया. ठीक. अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर एक एमसीक्यू आ जाए ना कि एट विच एंगल द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एंगल, वो एंगल फाइंड करे ना जिस पर कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो बराबर हो वी आई और जी के रेशो की, यानी टी इज इक्वल टू वी आई बाई जी. तो ये किस एंगल पर, तो ये एंगल फाइंड करना है. एक तो हमने ये पढ़ा ना कि टाइम टू रीच द समिट पॉइंट, इट्स वो तो हमेशा वी आई और जी के रेशो के बराबर होगा, लेकिन ये टोटल टाइम जो है प्रोजेक्टाइल का वो कब इस रेशो के बराबर होगा. तो इस ये एंगल फाइंड करना है. तो हमने यहाँ पर इक्वेशन जो है ना इसका टू वी आई साइन टीटा बाई जी. तो हम कौन सा एंगल पुट कर लेना कि वी आई बाई जी आ जाए. तो यहाँ पर सिर्फ ये टू है ना, अगर ये टू कैंसिल हो जाए तो साइन ऑफ 30 अगर हम देखें तो वो 1/2 के बराबर है. तो यहाँ पर साइन 30 अगर हम पुट कर ले तो वी क्या आ जाएगा 1/2. तो ये जो टू कैंसिल एंड टाइम विल बी टू वी आई बाई जी. सो एट 30 डिग्री एंगल, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना गया 30 डिग्री के एंगल पर द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी टू द रेशो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सही. और फिर वी आई वाई बाई जी. ठीक. सो एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टाइम विल बी इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई जी. तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है 30 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की है फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो सिंपली आप डायरेक्टली 40 को 10 पर डिवाइड करें तो इससे 4 आ जाएगा. सही. डायरेक्ट अगर 30 डिग्री का एंगल हो ना तो फिर जो इक्वेशन होगा बस वी आई डिवाइड बाई जी के लिए आप 10 पुट कर सकते हैं, बस जो भी हो. अगर 35 हो इनिशियल वेलोसिटी तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3.5 सेकंड आ जाएगा. अगर वी आई 50 हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड आ जाएगा. अगर 100 हो तो 10 सेकंड आ जाएगा. बस 10 पर डायरेक्टली उसको डिवाइड करना है. तो ये टाइम की भी डिस्कशन ख़त्म हो गई. अब इसके बाद हम रेंज को डिस्कस करते हैं. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज, so range of projectile, it is the distance served by the projectile from point of projection to point of impact, यानी projection point से लेकर impact point तक जो horizontal distance projectile ने travel किया तो इसको हम कहते हैं range of projectile. ठीक. और इसके लिए क्या इक्वेशन है, तो इसका इक्वेशन है r इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी. तो ये क्वेश्चन आ गया. और इससे जो पहले क्वेश्चन है होता है ना वो होता है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो ये दोनों इक्वेशन है. सही. ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है. सही. अगर एमसीक्यू में फॉर एग्जांपल रेंज का फार्मूला आपको गिवन हो, रेंज को मालूम नहीं करना, सिर्फ फार्मूला गिवन हो और आपको उन्होंने ये फार्मूला दिया हो ना, अगर आपको ये ना पता हो तो फिर अगर आप तो कहते हैं कि ये फार्मूले सिर्फ, तो ये नहीं, इसे ये दोनों फार्मूले अगर हम क्वेश्चंस इन फार्मूले से सॉल्व करते हैं. सही. लेकिन ये भी रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी और दूसरा है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो अब रेंज किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो रेंज यहाँ पर वेलोसिटी, तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर. सही. एंड रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी एंड रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन टू थीटा. तो ये थी. तो जितने भी हमने जो क्वांटिटीज 3 पढ़ी ना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट, तो सब के लिए जो जी है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, सब का सेम है. लेकिन सही है, अगर इफ़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डबल, रेंज विल बिकम हाफ, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम हाफ एंड हाइट विल बिकम हाफ, सब के सब हाफ हो जाएगी. सही. और फिर अगर हम वेलोसिटी को देखें तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर. इस तरह हाइट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई स्क्वायर के. सही. वो हमने इससे पहले पढ़ा था. तो इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ डबल्ड, what will happen, range will also become 4 time and height will also become 4 time, but time will become double. if velocity double, time will double. सही. velocity और time का डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन हाइट के साथ फिर वी आई स्क्वायर के साथ उनका रिलेशन है. तो ये आ गए. और दूसरा जो एंगल के साथ रिलेशन है ना रेंज का, तो वो है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा. सही. और फिर अगर हम देखते हैं ना
तो यहाँ पर रेंज में इस तरह है ना कि रेंज इज़ मैक्सिमम एट 45 डिग्री एंगल पर से 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है, और 45 डिग्री से आगे और पीछे दोनों फिर रेंज डिक्रीज होता है। तो रेंज का फार्मूला है ना आई इज टू वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये साइन टू थीटा हमें मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? तो अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल को पुट कर लिए तो 45 मल्टीप्लाई विद 2 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। सही, साइन थीटा जो है ना वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम देता है। तो अगर इफ द एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज विल बी इक्वल टू रे वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी एंड दिस इज द मैक्सिमम रेंज। तो रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पर, एंड इफ़ यू इंक्रीज और डिक्रीज द एंगल फ्रॉम 45 डिग्री द रेंज विल डिक्रीज। सही, अगर आपने 45 डिग्री से, ये 45 डिग्री है ना, अगर इससे आप इंक्रीज़ हो गए, एंगल को आपने इंक्रीज़ कर लिया, यानी 50 ये कर दिया, 60 70 जो भी हो, ऐसे डिक्रीज़ हो गई, तो दोनों केसेस में द रेंज विल डिक्रीज़। लेकिन हाइट के लिए हमने पढ़ा था कि एज द एंगल इंक्रीज, फॉर एग्जांपल ये एंगल इंक्रीज हो रही है ना, एंगल इज इंक्रीजिंग सो द हाइट विल बी इंक्रीजिंग। लेकिन रेंज में इस तरह नहीं है, रेंज विल इंक्रीज एज यू मूव क्लोज टू 45 डिग्री। जितना आप 45 डिग्री के करीब होंगे ना तो इतना ही आपका रेंज ज़्यादा होगा। तो ये याद रखें कि रेंज इंक्रीज टिल 45 डिग्री as you approach 45 degree, and it decreases and range decrease as you move far from 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री से अगर आप इस तरफ दूर जाते हैं, इस तरफ जिस तरफ भी, रेंज विल डिक्रीज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल कि ऑप्शन है ना, एक है 40 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, और एक अनदर ऑप्शन है 35 डिग्री, कि इन में से किस के लिए रेंज ज़्यादा होगा। तो आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सा एंगल 45 के ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर अगर हम 40 और 45 के दरमियान डिफरेंस देखते हैं ना, तो इनके दरमियान डिफरेंस है 5 का, सिर्फ 5 डिग्री का फ़र्क है। यहाँ पर कितना है? 60 माइनस 45 15 डिग्री, यहाँ पर 10। तो यहाँ पर डिफरेंस कम है ना सबसे, तो इस 40 डिग्री पर रेंज विल बी मैक्सिमम, यानी रेंज ज़्यादा होगा इन गिवन एंगल में से। सही। और अगर हम हाइट को देखते हैं कि आपसे पूछे कि हाइट किस पर मैक्सिमम होगा, तो हाइट मैक्सिमम होगा जिस एंगल जितना ज़्यादा होगा हाइट उतना ज़्यादा होगा। तो हाइट विल मैक्सिमम एट 60 डिग्री। तो ये याद रखें कि रेंज विल बी मैक्सिमम एट 40 डिग्री इन गिवन ऑप्शंस में, एंड हाइट विल बी मैक्सिमम एट 60 डिग्री। सही है। तो हाइट के लिए आपने ये देखना है कि एंगल जितना ज़्यादा होगा हाइट ज़्यादा होगा, सिंपल। लेकिन रेंज में आपने ये देखना है कि एंगल जितना 45 के क्लोज होगा उतना ही क्या होगा, रेंज ज़्यादा होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन इस तरह आता है ना कि एट विच एंगल रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर मैक्सिमम। और सब करिए ये फार्मूला है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी जो है वो आर मैक्सिमम के बराबर है। तो इससे फिर हम ये क्वेश्चन लिखते हैं कि आर इंटू आर मैक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और आर रेशो आर मैक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इससे भी आप मुख्तलिफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको आर मैक्सिमम गिवन है और आपको आर फाइंड करना, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन इस तरह होना कि अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंड जो आर मैक्सिमम है वो है 5 मीटर है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर है। तो व्हाट विल बी इफ़ द आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 10 मीटर, सो व्हाट विल बी द रेंज एट 30 डिग्री। सही। ये 10 मीटर इस तरह है ना कि इन्होंने एक वी आई ख़ास वी आई होगी ना, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को में आपको वी आई नहीं गिवन है, इस वी आई के लिए जो रेंज है वो गिवन है। सही। एंगल तो 45 डिग्री होगा ना आर मैक्सिमम के लिए। तो ये दोनों इक्वेशन गिवन है, तो आप इससे आर फाइंड कर सकते हैं। सही, आर मैक्सिमम की जगह 10 पुट कर ली, और साइन 2 मल्टीप्लाई 30 साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 बराबर है 0.66 के, तो आर विल बी इक्वल टू 8.66 मीटर। तो ये आ जाएगा, सिंपल से। तो ये इक्वेशन याद रखें। तो एक हमने रेंज का सिंपल इक्वेशन है ना, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो एक तो इससे आप आर फाइंड कर सकते हैं अगर वी आई गिवन हो, थीटा और जी गिवन हो। लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि आपको आर मैक्सिमम गिवन हो और एंगल गिवन हो, वी आई गिवन ना हो, तो फिर आप इस फार्मूले की मदद से रेंज को फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है ना, एमसीक्यू है कि एट विच एंगल आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्स, एंगल फाइंड करना है।
तो इसमें इस इक्वेशन में पुट कर ले बस। आर की जगह पर हमने आर मैक्स डिवाइड बाई 2 पुट करना है, और आर मैक्स साइन 2 थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सही। तो 1/2 साइन 2 थीटा। तो आप यहाँ पर साइन जो है ना 1/2 किस एंगल पर देता है, तो साइन 30 डिग्री पर 1/2 का रिजल्ट देता है, सही। साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो मतलब ये 2 थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा कितना जाएगा, थीटा 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 15 डिग्री पर रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर मैक्सिमम। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसलिए ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में आ सकता है। फिर आप वहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट रेंज किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम के हाफ के बराबर होगा, तो 15 डिग्री पर, सही है। और फिर क्वेश्चन ये है ना, फिर यहाँ पर हमने ये पढ़ा ना कि इफ़ द थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आर विल बी मैक्सिमम, आर मैक्स के बराबर होगा। एंड इफ एंगल इज नॉट 45 डिग्री सो द रेंज विल बी लेस देन आर मैक्सिमम। ये पॉइंट याद रखिए कि रेंज फिर आर मैक्सिमम से कम होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह आ जाए ना कि एमसीक्यू है कि आर मैक्सिमम जो है वो 15 मीटर है फॉर एग्जांपल, एंड व्हाट विल बी द रेंज इफ, रेंज फाइंड करना है इफ थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री एंगल है, रेंज आपने फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 14 मीटर है, बी है 17 मीटर फॉर एग्जांपल, सी है 20 मीटर। तो आप यहाँ पर आपने इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है। हमने पढ़ा ना कि रेंज आर मैक्सिमम से कम होगा, आर मैक्सिमम से रेंज ज़्यादा नहीं हो सकता, सही है। अगर एंगल 45 एंगल जो भी हो ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर होगा 45 डिग्री पर। और इससे अगर 45 डिग्री ना होना तो फिर ये रेंज कम होगा आर मैक्सिमम से। तो यहाँ पर ये रेंज जो होगा ना आर मैक्सिमम से कम होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि आर मैक्सिमम से कम कौन सा है, तो ये आर मैक्सिमम से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, यानी 14 मीटर का इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये याद रखें कि आर रेंज कांट बी ग्रेटर देन आर मैक्सिमम, एंगल जो कुछ भी हो, आर विल बी इक्वल टू आर मैक्स इफ थीटा इज 45 डिग्री, ठीक। एंड आर विल बी लेस देन आर मैक्स इफ थीटा इज नॉट 45 डिग्री, ना हो जो भी हो 45 ना हो, बस आर लेस होगा आर मैक्सिमम से। तो ये पॉइंट्स याद रखें, सही है। पॉइंट नंबर 1 2 and this is the 3, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम ये पढ़ते हैं ना कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज होता है वो सेम होता है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो वो एंगल्स ना, दो एंगल जिनका सम 90 के बराबर हो, सही। तो इन दो एंगल्स को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स are those angles whose sum is equal to 90। फॉर एग्जांपल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये दो एंगल जो होंगे ना इनको हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो रेंज इज सेम फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज जो होगा ना वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 30 के लिए जो रेंज होगा 60 डिग्री पर भी वही रेंज होगा, सही। अगर हम वी आई को कॉन्स्टेंट रखें, जी को कॉन्स्टेंट रखें, सिर्फ एंगल को चेंज करें, तो इन दोनों के लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा। इसी तरह 10 डिग्री एंड 80 डिग्री, इनके लिए रेंज सेम होगा क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के बराबर है। इस तरह 5 डिग्री 85 डिग्री, दोनों पर रेंज सेम होगा। तो क्वेश्चन में आपने इसको डायरेक्ट करना है। अगर एमसीक्यू हो जाए ना कि 30 डिग्री पर रेंज जो है ना वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर है, व्हाट विल बी द रेंज एट 60 डिग्री इफ़ वी कीप द इनिशियल वेलोसिटी द सेम, तो डायरेक्ट 5 मीटर आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह 50 डिग्री 40 डिग्री जो भी एंगल होना सम इनका बराबर हो 90 के, तो इनके लिए रेंज सेम होगा, ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल फाइंड करना है ना, एट व्हाट एंगल रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स के हाफ के बराबर है। ऑप्शंस है 25 डिग्री 35 डिग्री 75 डिग्री और डी ऑप्शन है नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमने इससे पहले पढ़ा ना कि रेंज आर मैक्स के हाफ के बराबर कब होगा, तो बराबर होगा एट एन एंगल ऑफ कितने एंगल पर 15 डिग्री। हमने पढ़ा ना कि जब
एंगल 15 डिग्री हो तो फिर रेंज विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्म एक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पर वो 15 नहीं है, तो शायद आप इसको करेक्ट जाने, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। सही है, हमने ये पढ़ा ना कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगा। तो 15 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? यानी 15 प्लस डैश इज इक्वल टू 90। तो ये फाइंड करें तो थीटा आएगा 90 माइनस 15 75। तो 75 डिग्री और 15 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इन दोनों के लिए फिर रेंज भी सेम होगा। तो यहाँ पर सही, अगर 15 डिग्री पर रेंज आर्म एक्स के हाफ के बराबर है तो फिर 75 पर भी रेंज आर्म एक्स के हाफ के बराबर होगा। तो ये पॉइंट याद रखिए कि 75 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। सही, तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं कि एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एंड 75 डिग्री जो भी हो, और लिख लिया आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर्म एक्स। सही, ये पॉइंट याद रखें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सही, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम ऑफ लाइट, रेंज एंड हाइट के दरमियान रिलेशन। तो पहले हम टाइम और हाइट के दरमियान रिलेशन, यानी अगर आपको हाइट गिवन हो, टाइम पूछा हो, या टाइम गिवन हो, हाइट पूछा हो, तो फिर आप किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला है एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8, और टाइम आ जाएगा 8h डिवाइड बाई जी अंडर द रूट। सही, तो ये क्वेश्चन है, अगर इफ़ यू आर गिवन द टाइम ऑफ लाइट एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन। सही, तो और ये अगर इस तरह टाइम पूछा हो, हाइट गिवन हो, तो यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वेयर। सही, तो अगर टाइम ऑफ लाइट डबल हो जाए, सो द हाइट विल बिकम 4 टाइम, इट विल इंक्रीज 4 टाइम, ये याद रखिए। when time is directly proportional to under root of h। सही, तो अगर हाइट डबल हो जाए तो टाइम ऑफ लाइट अंडर रूट 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हाइट 4 टाइम ज़्यादा हो जाए तो टाइम कितना बढ़ेगा? डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह है ना कि इनिशियली हाइट क्या है? 5 मीटर थी, और फिर हमने एंगल को चेंज कर दिया, जो भी हो गए ना, एंगल को चेंज किया और हाइट बिकम 20 मीटर, और यहाँ पर जो टाइम था वो 1 सेकंड था। तो अब टाइम कितना होगा? तो अब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टाइम इंक्रीज हो गया ना हाइट, तो टाइम कितना बढ़ेगा? टाइम डबल हो जाएगा, तो 1 से 2 सेकंड। तो ये याद रखिए, तो इनके दरमियान रिलेशन। सही, और अगर हमने जो समिट जो टाइम था ना, वो जो पढ़ा था, तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा एच इज इक्वल टू जी टी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये याद रखें, टाइम एट समिट। सही, टाइम टेकन टू रीच द समिट पॉइंट, तो ये, तो इसके लिए फिर 2 पर डिवाइड करेंगे अगर इस तरह गिवन हो ना। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको समिट हाइट गिवन हो तो आप इससे पहले टोटल जो टाइम है ना वो फाइंड करें, यानी इसको 2 इसका डबल ले लें, टाइम ऑफ समिट को डबल कर लें। तो और अगर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। सही, और अगर हम टाइम ऑफ समिट के लिए ये वाला इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी अंडर द रूट। यहाँ पर 8 है सिर्फ, यहाँ पर 2, बस इन दोनों का फ़र्क है सिर्फ, और सेम है। तो हमने टाइम और हाइट के दरमियान रिलेशन पढ़ा। अब हम टाइम और रेंज के दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं। अगर आपको टाइम गिवन हो, रेंज फाइंड करना हो, तो इसके लिए क्वेश्चन है आर डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, और वी आई कोस थीटा बराबर है वी आई एक्स के। तो ये क्वेश्चन आ गया, और आर आ जाएगा वी आई एक्स टी के। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। इफ़ यू आर गिवन द टाइम, आपको गिवन हो कि टाइम ऑफ लाइट ये है और एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का ये है, तो रेंज फाइंड करें तो आप इससे फाइंड कर देंगे। सही, या अगर इस तरह हो ना कि उन्होंने थीटा गिवन हो और वी आई गिवन हो, सही है, तो फिर भी आप इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सही, सो द रेशियो ऑफ रेंज एंड टाइम ऑफ फॉर प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सही, तो ये क्वेश्चन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों का रिलेशन भी हो गया। अब क्या रह गया? रेंज और हाइट का रिलेशन, कि अगर आपको हाइट गिवन हो, रेंज फाइंड करना हो, और अगर इसी तरह वॉइस वर्सा ना, तो इसको किस तरह? तो इसके लिए इक्वेशन है एच बाई आर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, तो इस इक्वेशन की मदद से आप फाइंड करेंगे हाइट और रेंज के दरमियान रिलेशन। अगर आपको एंगल गिवन हो ना कि
फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि इफ़ द एंगल इज़ 45 डिग्री और रेंज गिवन आपको, आपसे हाइट पूछा जाए या फिर आपसे ये पूछा जाए कि रेंज कितना होगा एट एन एंगल ऑफ 45, तो हम यहाँ पर करते हैं साइबर h/r और टेंजेंट 45 1 के बराबर है, सही 1/4। तो रेंज कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ शिफ्ट करिए, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। तो रेंज एट 45 डिग्री 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर होता है। और ये जो 45 डिग्री पर रेंज है ना, इसको हम आर मैक्स भी कहते हैं, सही। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट एट दैट एंगल, सही। यानी 45 डिग्री पर जो हाइट होता है और जो रेंज होता है, तो इनके दरमियान रिलेशन ये है, यानी उस 45 डिग्री पर रेंज विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। फॉर एग्जांपल अगर ये 45 डिग्री एंगल है ना, हाइट 2 मीटर हो तो रेंज कितना होगा, रेंज 8 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चन, अब हम मुख्तलिफ इक्वेशंस के लिए इनका रिलेशन फाइंड करते हैं, सही। तो ये तो आ गया ना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज विल बी इक्वल टू दिस। एंड फिर अगर थीटा 63.43 डिग्री हो, सही, 63 ऑलमोस्ट 63 हो, तो रेंज बराबर होगा 2h के, सही। और अगर थीटा 76 डिग्री हो जाए तो रेंज बराबर होगा h के। और अगर थीटा हो जाए 82.87 डिग्री, आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द h/2 हो जाएगा, सही। तो जिस तरह जैसे जैसे हम देखें ना, हम एंगल को बढ़ा रहे तो रेंज और हाइट 4h से कम हो रहा है, सही। यानी हम जब एंगल को बढ़ाते हैं ना तो रेंज विल डिक्रीज एंड हाइट विल इंक्रीज, सही। तो 4h से पहले 2h हो जाएगा, फिर h हो जाएगा, फिर h/2, तो इसी तरह हाइट बढ़ता जाएगा, रेंज कम होता जाएगा। तो ये तो अगर हम एंगल को 45 से बढ़ा रहे, तो इस तरह अगर हम फिर एंगल को 45 से कम कर ले तो फिर किस तरह आएगा। तो आर मैक्स बराबर होता है किसके, 4h के 45 डिग्री पर ना, अगर हम 45 से कम कर लें। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कि जो रेंज है वो 4h से ज़्यादा हो सकता है, यानी तो हम ये कहते हैं ना, MCQs में भी ये होता है कि आर कांट बी ग्रेटर, आर मैक्स जो है ना वो 4h से ज़्यादा नहीं हो सकता, या रेंज जो है ना 4h से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हो सकता है, सही सही है, 4h से ज़्यादा हो सकता है। अगर एंगल 30 डिग्री हो ना तो फिर रेंज बराबर होता है 6.92h के। और इस पर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह करें कि वी आई एक फ़र्ज़ कर लेना, जो भी आप ले ले, और एंगल 30 डिग्री का ले ले, और फिर उस पर रेंज भी फाइंड कर ले, हाइट भी फाइंड कर ले, इनका दरमियान रिलेशन देख ले, तो आपको ये आएगा कि रेंज विल बी इक्वल टू 6.92 टाइम्स ऑफ h, सही। तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज़ करते जाते हैं ना, तो रेंज और हाइट का रिलेशन यानी रेशो डिक्रीज़ होता जाएगा, बस सिंपल। The ratio of range and R max H max will decrease, and as the angle is decreasing इनका रेशो बढ़ता जाएगा, सही है। h/r जो है ना रेशो, वो टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 4। तो टेंजेंट थीटा का जो वैल्यू है ना वो एंगल के बढ़ाने से बढ़ती है। तो जिस तरह जैसे हम एंगल को इंक्रीज़ करेंगे, क्या करेंगे, नहीं ये कम होती जाती है, नहीं सही सही, इट इंक्रीजेज। तो और यहाँ पर तो h/r है ना, हम रेशो किसकी देख रहे हैं, r/h की। तो हम अगर इसको r/h लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा, सही। सो एज द एंगल इंक्रीजेज द वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ये रेशो क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी ना। तो सही, हम भी ये देख रहे हैं कि एंगल हम बढ़ा रहे हैं तो r और h की रेशो कम हो रही है, सही। तो 30 डिग्री पर ये याद रखिए कि रेंज 4h से भी ज़्यादा हो जाता है, वो 6.92 पर की तरफ चले जाए। और हम जो ये कहते हैं ना कि आर मैक्सिमम 4h से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये हम बात करते हैं ना कि जो 45 डिग्री पर जो हाइट है ना, 45 डिग्री पर ये जो हाइट है, तो रेंज जो है ना इस हाइट के 4 टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता, सही है। लेकिन 30 डिग्री अगर हम ले लेना 30, तो 30 पर तो फिर हाइट ये नहीं रहता ना, 30 पर हाइट कम हो जाता है। तो इसलिए जो रेंज होता है ना फिर वो 6 टाइम ऑलमोस्ट 6.9 ऑफ h हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह करें ना कि ये रेंज आपने फाइंड कर लिया 30 पर और 45 डिग्री पर हाइट फाइंड कर ली, और इन दोनों का फिर रिलेशन फाइंड कर ले, तो ये वाला जो होगा ना ये फिर 4h से ज़्यादा नहीं हो सकता रेंज। तो ये जो है ना r एट 45 डिग्री और ये है 45 डिग्री पर,
तो इक्वेशन इस तरह है कि रेंज कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल तो हो सकते हैं हाइट एट 45 डिग्री, रेंज एट एनी एंगल, जो भी एंगल आप ले लेना और हाइट 45 डिग्री पर ले ले तो वो इस रेंज के 4h से ज़्यादा नहीं होगा। ये इस तरह है, सही है। असल में इस तरह नहीं है कि रेंज 4h से ज़्यादा नहीं होगा, रेंज 4h से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर ये देख लेना, अगर हम एंगल को 30 डिग्री ले ले तो रेंज 4h से ज़्यादा आ रहा है, रेंज यहाँ पर ग्रेटर है 4h से। लेकिन अगर हम h ऑफ 45 डिग्री ले लें, यानी 45 डिग्री इसी गिवन डेटा में सिर्फ एंगल को 45 कर ले, हाइट फाइंड कर लेना और फिर इस रेंज के साथ उसको कंपेयर कर ले, तो आप देखेंगे कि ये रेंज 4h से बड़ा नहीं होगा बल्कि कम होगा, स्मॉलर होगा, सही। अब यहाँ पर ये एक दो MCQ है, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। तो फिर पूछ रहे कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, सही। तो ये फाइंड करना है, तो ये किस तरह फाइंड करेंगे? तो सिंपली बस रेंज का फार्मूला है ना, R इज इक्वल टू VI स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G। तो इससे हम रेंज फाइंड करेंगे, सही है। लेकिन ये गलत है, सही है, दिस इज़ नॉट, यहाँ पर रेंज का नहीं पूछा गया कि रेंज फाइंड करे, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता हूँ ना कि प्रोजेक्टाइल किस तरह, इस तरह जाता है, इस तरह ये, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ना। तो इस प्रोजेक्टाइल ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है? तो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है इसका ना, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल तो ये है, जो सारा जो इसने जो पाथ कवर किया है ना, इसके लेंथ को हम डिस्टेंस कहें, ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और इसको हम रेंज कहते हैं, सही है। अगर तो यहाँ पर रेंज नहीं पूछा क्वेश्चन में, अगर रेंज पूछते तो ये कहते हैं ना कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल लिखा है। या अगर इस तरह के फाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी इस प्रोजेक्टाइल ने जो लेंथ कवर किया है ना, इस ट्रेजेक्ट्री के लेंथ को फाइंड करें। तो अब हम इसको किस तरह फाइंड करें? रेंज के लिए तो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन ये इसको, तो इससे पहले तो आप इस तरह कर इस पर सोचें। पहले मैं इस MCQ को देखता हूँ, सॉल्व करेंगे पहले। अच्छा, तो ये है ना कि एट विच एंगल ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ नियरली अ सेमी सर्कल। तो ये प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ये कह रहे हैं कि किस एंगल पर ये सेमी सर्कल होगा। तो ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या एट एनी एंगल। तो अब इस तरह करें, वीडियो को थोड़ी सी पॉज करें और इस MCQ का आंसर निकालें। ये इसका आंसर इसी लेक्चर में पहले हो चुका है, सही, आपने थोड़ा सा सोचना है बस। और तो क्या हर एक एंगल पर तो इसका जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्टरी होती है ना, वो तो सेमी सर्कल नहीं होती ना। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल इस तरह चला जाए ना, या तो ये सेमी सर्कल है नहीं है, सही। तो एक ख़ास एंगल होगा जिस पर इसका जो ट्रेजेक्टरी होगी ना, ये सेमी सर्कल होगी। हर एक एंगल पर तो ये सेमी सर्कल नहीं होगी। अच्छा, तो अब किस तरह हम वो एंगल फाइंड करेंगे ना जिस पर इस प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी है ये सेमी सर्कल होगी। अब इस तरह करें कि D फुट निकाले और एक सर्कल ड्रा कर ले और फिर यहाँ पर एंगल फाइंड करें ना, ये एंगल। तो दिस विल बी द एंगल एट विच ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेमी सर्कल। तो इस तरह करना है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगा। तो इस तरह करें, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, सही है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल का ये एक पाथ लेंथ हुआ, तो ये कब सेमी सर्कल होगा? तो सेमी सर्कल में जो होता है ना, ये सर्कल ले, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल हुआ, तो सर्कल में ये सेंटर से लेकर इस फासे को क्या कहते हैं? रेडियस, सही। और ये रेडियस हर जगह कॉन्स्टेंट होता है, सही, ये कॉन्स्टेंट होता है ना। और ये क्या होता है? ये डायमीटर होता है, और डायमीटर इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए रेडियस यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ज़्यादा हो गई, सही। तो रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सर्कल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये तो सेमी सर्कल नहीं हुआ। सेमी सर्कल के क्या होना चाहिए कि ये रेडियस हर जगह बराबर हो, एक तो ये। दूसरा कि या ये कर लिया फॉर एग्जांपल, ये डायमीटर जो होगा ना, ये ट्वाइस ऑफ द रेडियस होगा, रेडियस ये हो गया, और ये क्या होगा? डायमीटर, तो ये डायमीटर ट्वाइस होगा रेडियस के। और अच्छा, तो अगर हम अब प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करें ना, तो ये डायमीटर जो है ये किसके बराबर होता है? यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ना, ये प्रोजेक्टाइल है, ये डायमीटर किसके बराबर होता है? रेंज इसको हम कहते हैं ना, सही है, रेंज। और ये क्या है? इसको हम हाइट कहते हैं, हाइट।
और मैंने यहाँ पर कहा ना कि ये डायमीटर शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस रेडियस, तो रेंज शुड बी इक्वल टू, डायमीटर यहाँ पर रेंज है ना, और यह रेडियस जो है ये हाइट है, तो रेंज शुड बी इक्वल टू 2h। सही, तो जिस एंगल पर ये सिचुएशन फॉलो हो रही हो, सही, यानी रेंज हाइट के डबल के बराबर हो, तो उस एंगल पर जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होगी ना वो सेमी सर्कल होगी। तो आपने अब देखे कि ये एंगल कौन सा था, तो हमने इससे पहले इस लेक्चर में डिस्कस किया ना कि एट 62 डिग्री एंगल जब 62 डिग्री हो तो रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाइट। सही, तो यहाँ पर ये देखें ना, अब इसका रेडियस यहाँ पर ये हुआ, रेडियस यहाँ पर ये, तो ये देख के हर जगह कॉन्स्टेंट है, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया इस तरह, ये पूरा सर्कल। तो एट 62 डिग्री द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ सेमी सर्कल, तो हो गया। तो किस डिग्री, तो यहाँ पर नियरली सेमी सर्कल लिखा का है ना, तो ऑलमोस्ट 60 डिग्री है। अगर एग्जैक्टली पूछे तो फिर 62 डिग्री पर द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेमी सर्कल। समझ आ गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि फॉर ए प्रोजेक्टाइल वी आई इज दिस एंड एंगल इज 60 डिग्री एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या लेंथ ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो इस ट्रेजेक्टरी का लेंथ है ना, ये हम हर एंगल पर फाइंड नहीं कर सकते। सही है, अगर इन्होंने ख़ास कर 60 डिग्री एंगल कहा है, 60 डिग्री पर मैंने कहा ना कि जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है ये सेमी सर्कल होती है, तो अगर हम यहाँ पर इस सेमी सर्कल का जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ना उसको फाइंड कर लिए और फिर उसका हाफ फाइंड कर लिए, इसको 2 पर डिवाइड कर लिए, तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी। सही है, तो हर एंगल पर हम ये फाइंड नहीं कर सकते। अगर इस तरह का हो तो फिर हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। सही, लेकिन अगर इस तरह इन्होंने 60 डिग्री खास केवल हो तो इस पर हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह तो इसका जो लेंथ होगा अब वो क्या होगा ना, तो टोटल जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का वो बराबर होता है 2 पाई आर के, तो ये बराबर होगा पाई बाय आर क्योंकि हाफ होगा ना। और फिर यहाँ पर रेडियस किसके बराबर है, तो यहाँ पर रेडियस हाइट के बराबर है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे पाई एच। और यह हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि एच किसके बराबर होगा यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो एच आर इज इक्वल टू एच, तो एच इज इक्वल टू आर बाई 2, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं पाई आर बाई 2। तो इस फार्मूले से हम इस प्रोजेक्टाइल की जो लेंथ है ट्रेजेक्टरी वो हम फाइंड कर सकते हैं। सही, तो आप इस तरह करें कि हाइट फाइंड कर ले इसका इसके लिए, या इसका जो रेंज है वो फाइंड कर ले और फिर इस फार्मूले में पुट कर ले, सो यू विल गेट्स द लेंथ ऑफ दिस। तो यहाँ पर हाइट क्या आएगा, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वी आई पुट कर ले, एंगल पुट कर ले 60, साइन ऑफ 60 0.866, उसका स्क्वायर ले ले और बस इससे आप डिस्टेंस ट्रेवल को फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही अच्छा। अब हाँ, जो स्टार्ट में मैंने एमसीक्यू आपको बताया था ना उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले एमसीक्यू था प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद 30 मीटर पर सेकंड एंड 60 डिग्री एंगल विद वर्टिकल एक्सिस, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। यानी क्या फाइंड करना है आपको, वी वाई फाइंड करना है और वी आई गिवन है ना, वी आई गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 60 डिग्री लेकिन ये वर्टिकल एक्सिस के साथ 60 डिग्री है, ये है ना, ये यहाँ से 60 है, तो हम एंगल तो ये वाला लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो आपने एंगल को 30 पुट करना है 60 नहीं पुट करना है। ये बात याद रखिए। सही है कि वी टेक द एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इफ दे आर गिवन if they give you the angle with vertical, so you have to find the angle with this horizontal axis then put it in the given data। तो ये आ जाएगा वी आई आ गया, एंगल आ गया, और आपने क्या फाइंड करना है वी एफ वाई। तो इक्वेशन क्या है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। तो इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, इस इक्वेशन की मदद से आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, सो नो, आंसर इज नो कि वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं हो सकती। हाँ, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो सकता है, किस पॉइंट पर, समिट पॉइंट पर, लेकिन वेलोसिटी एज अ होल जीरो नहीं हो सकती क्योंकि एक्स कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली एट स्पीड ऑफ 5, ball B is thrown at an angle of 30 degree with x-axis at speed of 10 which will reach the ground earlier। तो इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया ना। तो यहाँ पर आपने क्या क्या कंपेयर करना है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक है फ्री फॉल मोशन, सिंपली इस तरह। सही, तो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल 30 डिग्री। तो मैंने पूछ रहे कि कौन जल्दी ज़मीन पर आप पहुँचेगा ना,
तो मैंने आपको कहा था कि इसके लिए आपको इस तरह कंपैरिजन करनी है ना कि यू हैव टू फाइंड वी वाई फॉर दिस। इस मोशन के लिए भी आपने जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो फाइंड कर ले, फिर उन दोनों को कंपेयर कर ले। तो आप तो यहाँ पर वी वाई इज वी आई साइन थीटा साइन 31/2, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। तो इसका जो वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का वो 5 और इसका भी 5, तो दोनों वेलोसिटी सेम है ना, तो दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यानी दोनों सेम टाइम पर ज़मीन पर पहुंचेगी, हाइट भी दोनों का सेम होगा, सही। तो इस तरह आपने ये करना है। तो विच बॉल विल रीच द ग्राउंड अर्लियर, बोथ विल रीच एट द सेम टाइम। लेकिन अगर इफ़ यू फाउंड वी वाई फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ये ना हो ना, कोई और हो या एंगल कोई और हो, आपने वी वाई फाइंड कर लिया, वी वाई ग्रेटर आ गया इस 5 से ग्रेटर आ गया, तो फिर इट दिस विल टेक लॉन्गर टाइम टू रीच द ग्राउंड and this will reach the ground earlier. And if the Vy is less than this 5 मीटर पर सेकंड, सही, then this will reach the ground earlier. तो इस Vy का कंपैरिजन आपने करना है, सही। नेक्स्ट है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, Vy इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू, तो एंगल 30 डिग्री है, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। आपने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकंड एंड वर्टिकल हाइट आफ्टर 2 सेकंड। तो ये भी हमने किया कि जो हमने पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये डिस्कस किया ना, इन दोनों के इक्वेशन। तो x यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इक्वेशन आया वी आई एक्स टी, और वी एक्स के बराबर है वी आई कोस थीटा टी। तो यहाँ पर पुट कर लिया, टाइम कीजिएगा 2 सेकंड, थीटा 30 डिग्री, वी आई 30 मीटर पर सेकंड, यू विल गेट x यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकंड। इस तरह y इज इक्वल टू वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड, वी की जगह वी आई साइन थीटा पुट कर ले, तो इससे ये आप फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फॉर प्रोजेक्टाइल एंगल इज 60 डिग्री एंड वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। सो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल के लिए। हमने डिस्कस किया ना कि प्रोजेक्टाइल की मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, समिट पॉइंट पर, समिट पॉइंट पर, और उसका फार्मूला क्या है, तो समिट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है और वो बराबर होती है वी एक्स के, वी आई एक्स के। तो ये है वी एक्स का फार्मूला आपको पता है, वी आई कोस थीटा, वी आई गिवन है क्या है 10 है, एंगल 60 डिग्री। सो ये फन कर लिए, तो कोस 60 इज इक्वल टू 1/2 वी आई 10, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द जर्नी। तो ये सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट अ सर्टेन एंगल हैज 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट समिट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकंड, फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है, ओ वाओ, वेलोसिटी एट समिट पॉइंट गिवन है और टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, तो आपको यहाँ पर रेंज, तो इसके लिए आप जो मैंने रेंज और टाइम के दरमियान जो रिलेशन आपको बताया ना, उस फार्मूले से ये करना है। बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ना, ट्रिकी है। तो रेंज और टाइम का क्या रिलेशन था, आर रेशो टी इज इक्वल टू वी आई एक्स और वी आई कोस थीटा। इन्होंने आपको क्या दिया है ना, प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एन एंगल सर्टेन एंगल हैज 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट समिट पॉइंट, यानी समिट पॉइंट पर ये वेलोसिटी है, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये समिट पॉइंट पर वेलोसिटी मैंने कहा था ना कि ये वी आई एक्स के बराबर होती है, सही, वी आई एक्स। तो इसके लिए पुट कर ले, और आपको टाइम भी गिवन है, तो आ जाएगा वी आई एक्स कितना है 10 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 20 मीटर, इसका रेंज आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपल, सही है। दूसरा है, एट व्हाट एंगल रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइड बाई 2, तो इसके लिए तो मैंने कहा 75 डिग्री आ जाएगा, सही, नन को टिक नहीं करना। और इस तरह एट एंगल 30 डिग्री, व्हाट इज़ द रेंज एंड टाइम के दरमियान, हाइट के दरमियान रिलेशन, तो रेंज इज़ ग्रेटर देन 4 जो मैंने आपको फाइंड भी करा है, सही है। एंड इस तरह ना करें कि आप रेंज को 4 से कम कर ले, रेंज 4 से कम ना होगा। अगर इस तरह हो कि हाइट यहाँ पर 45 डिग्री पर गिवन हो, तो फिर ये करेक्ट होगा कि रेंज विल बी लेस देन द height 4 times of the height at 45 degree for the same initial velocity and stuff like that. So यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो गया।